जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। और आज की इस बिहार स्पेशल की क्लास में आप सभी के लिए बिहार स्पेशल आज की क्लास में हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। और ये बिहार स्पेशल की दूसरी क्लास है, आप देख सकते हैं दूसरी क्लास है। और इसके पहले हमने बिहार का सामान्य परिचय पढ़ा था। कल की क्लास में बिहार का जितना भी सामान्य परिचय था वो कंप्लीट स्टडी किया है। और कम से कम 20 से 25 मिनट में हम लोगों ने कंप्लीट बिहार स्पेशल को कंप्लीट किया था। जितना भी इंट्रोडक्शन था वो सारा कंप्लीट हो गया था। और ये जो क्लास है ये एजुटेरिया की बुक से करवा रहे हैं। तो जिन लोगों के पास अगर ये बुक ना हो वो चाहे तो इसका पीडीएफ हमसे ले सकते हैं। और या तो आप लोग मार्केट से इसका नोट्स ले लीजिए हार्ड कॉपी, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और एग्जाम आपका आ ही रहा है तो क्लास के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो हो सके तो आप ले लीजिए, बाकी हम लोग अच्छे से करेंगे इसे। और कंप्लीट बिहार का इतिहास 2 पार्ट में कवर करेंगे। आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी और कम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो जाएगा। और एक तरह से ये थ्योरी क्लास है। तो थ्योरी क्लास में क्या होता है कि आपके कोई भी प्रश्न छूटते नहीं है। अगर आप सही से पढ़ते हैं तो थ्योरी से ही आपके सारे प्रश्न बनते हैं। तो बिहार का जो इतिहास अभी तक आपने अगर थ्योरी नहीं पढ़ा है, ये क्लास बीपीएससी टीआरई 3 जो अभी एग्जाम हाल ही में 19 जुलाई को होने वाला है, डेट भी आ चुकी है। और अगर बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो उसका एग्जाम आप सभी को पता है 24 अगस्त को उसकी एग्जाम डेट रखी गई है। तो देखिए, अगर आप जिस भी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को बिहार स्पेशल तो पढ़ना ही पड़ेगा। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन अभी इस बार पूछे गए थे बिहार स्पेशल में। तो आपको यहाँ से बिहार का इतिहास है, बिहार की जलवायु है, कृषि है और बिहार का सामान्य परिचय है। यहाँ से बार-बार क्वेश्चन बिहार में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में बिना किसी देरी के। और क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और आज की क्लास से 2 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सिक्योर कर लीजिएगा। चलिए, प्राचीन बिहार का इतिहास सबसे पहला टॉपिक है हमारा, प्राचीन बिहार का इतिहास। मतलब प्राचीन काल में बिहार का क्या इतिहास रहा इसके बारे में जानेंगे। इसको हम 5 कालखंड में विभाजित करते हैं, 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है पाषाण काल, फिर दूसरा है वैदिक काल, तीसरा है महाजनपद काल और चौथा है मौर्य एवं गुप्त वंश और बौद्ध एवं जैन धर्म। ठीक है, तो अभी आज हम महाजनपद तक पढ़ेंगे, पाषाण काल पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे और महाजनपद काल पढ़ेंगे। मौर्य एवं गुप्त वंश और बौद्ध एवं जैन धर्म ये दोनों नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। और यहाँ से आपको प्राचीन बिहार का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर मध्यकालीन बिहार में कौन कौन सी घटनाएं घटी उनके बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद आधुनिक बिहार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत, अर्थात प्राचीन काल में जो बिहार में घटनाएं हुई हैं उनको जानने के कौन कौन से स्रोत रहे हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं और साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं इनके बारे में एक बार देख लीजिए। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, ईरान जो सारण डिस्ट्रिक्ट में है, और सारण का मुख्यालय आपका छपरा है। जब भी मैं सब सारण बोलूंगा तो आपको समझना है कि ये छपरा वाला एरिया है उसकी बात कर रहे हैं। तो सारण डिस्ट्रिक्ट यानी कि चिरान, केचर, वैशाली, मनेर, पटना एवं सोनपुर सारण से ताम्र और प्रस्तर वस्तुओं और नृत्य भांड प्राप्त हुए हैं। ताम्र प्रस्तर वस्तुएं मतलब तांबे और पत्थरों से बनी वस्तुएं, मृदमान मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख जैसे लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा आदि स्थानों से मौर्यकालीन अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी पिछली बार बीपीएससी में पूछा गया था प्रीलिम्स एग्जाम में कि लौरिया अरेराज कहाँ, मतलब कौन सी कालीन का, मतलब किस काल का अभिलेख है ये पूछा था। याद रखिए, लौरिया अरेराज एक मौर्यकालीन अभिलेख था और इसके बारे में बीपीएससी प्रीलिम्स बिहार में पूछा गया था। बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, ये सभी जो है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। खुदाई से प्राप्त जो सिक्के होते हैं, मनके अर्थात मोती, मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत होते हैं। जैसे कि अब किसी कालखंड में वहां से उस कालखंड के सिक्के प्राप्त होते हैं, किसी कालखंड में मनके मतलब मोतियां प्राप्त हुई हैं तो उनसे वहां के कालखंड की जानकारी प्राप्त होती है।
अब हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की। ये हो गए थे पुरातात्विक स्रोत और हम बात करेंगे अब साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे तो साहित्य में रामायण, महाभारत, पुराण ये और बौद्ध रचनाओं में अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाओं की बात करेंगे भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जितना भी पिछला इतिहास लिखा गया है, रामायण में कौन-कौन सी रचनाएँ लिखी गई हैं, उनमें हमें कौन-कौन सी काल की और कैसी जानकारी प्राप्त होती है, किस काल में कौन-सी जानकारी और कौन से जैसे कि मौर्य प्रशासन की बात करेंगे और अंगुत्तर निकाय में जो है महाजनपदों का उल्लेख है, भगवती सूत्र में है। इस तरह से आप सभी को पता चलेगा कि कहाँ पे कौन-सा मतलब किसका उल्लेख किया गया है। ये सभी चीज़ें हमें साहित्यिक स्रोत से जानने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे, तो इसके अतिरिक्त कुछ यात्रियों के विवरण भी प्राप्त होते हैं, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका, फाहियान, इत्सिंग और ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत। अब जब ये विदेशी यात्री आते थे, तो इनके ये लोग अपने यात्रा का विवरण लिखते थे। ये पुस्तकें लिखते थे, जिनसे वहाँ के जिस भी राज दरबार में जाएँगे, वहाँ के बारे में जानकारी देंगे अपनी पुस्तकों में, संकलित करेंगे कि यहाँ का राज दरबार कैसा है, यहाँ का साहित्य कैसा है, यहाँ का रहन-सहन कैसा है, वहाँ के सामाजिक वातावरण की बातें लिखेंगे, सारी चीज़ें ये लोग लिखते हैं। जैसे मेगास्थनीज की बात करेंगे तो मेगास्थनीज की बुक जो इंडिका है, इसमें मौर्य प्रशासन का उल्लेख है। याद रखेंगे, आपसे पूछ सकता है कि मौर्य प्रशासन का उल्लेख क्या अर्थशास्त्र में है? जो चाणक्य की अर्थशास्त्र है, तो उसमें मौर्य प्रशासन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। याद रखिए, मौर्य प्रशासन के प्रशासन से जानकारी संबंधित उसमें नहीं है। मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी आपको मेगास्थनीज के इंडिका से प्राप्त होती है। तो बात करेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। अगर हम बात करेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र कैसी पुस्तक है, तो ये एक शासन से संबंधित जितने भी जरूरी अध्याय होते हैं या शासन से संबंधित जितने भी हमारी जरूरी सूचनाएं होनी चाहिए, जरूरी हमें मतलब शासन कैसे चलाएं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको देखने को मिलेगी। इसी में जो है चाणक्य नीति का भी विवरण दिया गया है। पाषाण काल, अब हम बात करेंगे पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल, पाषाण काल में सबसे पहला है पूरा पाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन जो है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था। पूरा पाषाण काल में मानव आखेटक यानी कि शिकारी था और वो खाद्य संग्राहक था। मतलब शिकार करके खाद्य को संग्रहित करता था और उसको जो है फिर अपने परिवार को खिलाता था। ये इसका मेन पॉइंट है। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए। ये अवशेष लगभग 1,00,000 ईसा पूर्व के हैं। 1,00,000 ईसा पूर्व के हैं ये अवशेष। अब हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात करेंगे, इस काल में मानव आखेटक यानी शिकारी, खाद्य संग्राहक और पशुपालक भी हो गया। देखिए, आखेटक शिकारी तो पहले से था, खाद्य संग्राहक शिकारियों, तो वो खाद्य संग्राहक कैसे करता था? पौधों से, पेड़ पौधों से कंदमूल फल निकाल करके, शिकार करके, ये सब इस तरह से पहले वो अपने पेट भरता था। लेकिन बाद में पशुपालक बन गया, मतलब छोटे-छोटे पशुओं को वो पालने लगा, जिससे उसको दूध की प्राप्ति होने लगी और बहुत सारी चीजें हैं, तो उससे उसका भरण-पोषण होने लगा। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ते को बनाया गया। अब यहाँ पे पहला पालतू पशु की बात की गई है, तो वो है कुत्ता। और आप सभी को पता है कुत्ता एक बहुत ही मतलब सामाजिक प्राणी होता है। एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अ, आपने देखा होगा, तो विश्वास प्रिय होता है। मतलब आप उस पे जितना ज़्यादा आप उसे प्यार करोगे, उतना ज़्यादा वो आपके प्रति जो है ईमानदार होगा। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार भी प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। ये भी आप याद रखें। नवपाषाण काल, ये पूरा आप ना बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। बिहार का प्राचीन काल का इतिहास कैसा रहा, उसके बारे में। अब देखिए, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं दक्षिण बिहार में। नवपाषाण काल की बात करेंगे, इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया। वहाँ पे शिकारी से हट करके खाद्य उत्पादक, मतलब ये जो है, अच्छा एक तरह से देखा जाए तो खाद्य
खाने की जो चीजें हैं उनको उत्पादन करने लगा और मानव बस्तियों में निवास करने लगा। अर्थात जो है इस काल में मानव, नवपाषाण काल में मानव जो है झुंड में सब लोगों के साथ मिल करके रहना शुरू कर दिया और सब लोग साथ रह के एक बस्तियां मिला करके रहने लगे। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं, जैसे चिरांद, सारण, छेछर, वैशाली, मनेर, पटना, तनुआ, रोहतास से पत्थर और हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। तैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। ये जो अवशेष हैं ये 2500 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, अब हम बात करेंगे ताम्रपाषाण काल की। ईरान, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, शनिवार आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं, ये भी आप याद रखें। अब हम बात करेंगे वैदिक काल। वैदिक काल की बात करेंगे तो वैदिक काल में आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। अगर आपसे पूछ ले कि वैदिक सभ्यता किसको कहा जाता है, वैदिक सभ्यता जो है आर्यों के द्वारा जो स्थापित की गई सभ्यता थी, इसको कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित था। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है और ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहली है पूर्व वैदिक काल, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल चलती है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल प्रारंभ होता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। अगर आपसे कभी पूछ ले ऑप्शन में कि क्या पूर्व वैदिक काल जो थी 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक उसका प्रचलन था और ये बिहार बिहार क्षेत्र इसके अंतर्गत था, इसका जो क्षेत्र था ये बिहार क्षेत्र में नहीं था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में बात करेंगे तो उत्तर के वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार है ये गंडक नदी के तट पर, गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ था। ये आप याद रखें। अगला है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। विदेह के रूप में बिहार की चर्चा की गई है। कौन से ब्राह्मण में? शतपथ ब्राह्मण में लगभग 800 ईसा पूर्व। तो आपको याद रखना है विदेह, विदेह को पहले बिहार के रूप में, मतलब विदेह को बिहार की चर्चा की गई है विदेह के रूप में और ये तिरहुत और मिथिला वाले क्षेत्र को दर्शाता है। अगला है ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात शब्द से संबोधित किया गया है। जो बिहार का क्षेत्र है उसको कीकट और व्रात शब्द से संबोधित किया गया है। वराह में, वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। जो वराह पुराण है, वराह पुराण में कीकट एक मतलब स्थान है और कीकट के को अपवित्र स्थान के रूप में या अपवित्र प्रदेश के रूप में कहा गया है। अब हम बात करेंगे महाजनपद काल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे ध्यान से देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी यहाँ पे टॉपिक आपको नया लगे तो आप अपने नोट्स में उसे जरूर लिख लीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको जो है क्लास वाइज पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डेली की प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी अगर आपको फुल पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हमारे पर्सनल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फुल पीडीएफ के लिए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। आपसे पूछ सकता है कि महाजनपद काल के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, तो ये अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था। वज्जी, लिच्छवी ये वैशाली और मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र था। मगध की बात करेंगे, मगध वाला जो पटना, गया, नालंदा वाला क्षेत्र है। अंग की बात करेंगे तो ये भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र है अंग। नेक्स्ट है वज्जी संघ महाजनपद। वज्जी संघ महाजनपद की बात करेंगे तो वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था। 8 राज्यों का संघ जिसे अट्ठकुल भी बोल सकते हैं। और वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु, इक्ष्वाकु ये 8 संघ थे और इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। तो आपको ये भी याद रख सकते हैं यहाँ पे
वैशाली जो नगर है, वैशाली नगर की राजधानी किसने की थी? विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। तो आपसे ये आपको जरूर याद रखेंगे कि लिच्छवी के अतिरिक्त जो मिथिला के विदेह हैं और कुंडग्राम के ज्ञात्रक ये वज्जी संघ के भी प्रमुख महाजनपद थे। अगले वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है और ये क्वेश्चन आपसे बीपीएससी टीआरई में पूछा, बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी का जो एग्जाम है शायद 52 या 54th बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम बात करेंगे मगध महाजनपद की। मैं जिसमें भी बीपीएससी लिख रहा हूँ आप उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मगध महाजनपद ये इसलिए मैं बता देता हूँ ताकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है तो आपको याद रखना है और उसके चाहे तो आप लिख सकते हैं दोबारा से पढ़ने के लिए, क्योंकि विश्व का जो प्रथम गणतंत्र है ये जो है लिच्छवी या वज्जी संघ को माना जाता है। मगध महाजनपद में मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिगज या राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था और मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अंग महाजनपद, अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर, अंग के जो अंतिम शासक हैं ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। मगध का उत्कर्ष उसके राजवंश, मगध का उत्कर्ष और उसके राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी और बृहदत्त का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। देखिए मगध में की स्थापना में 2 लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कहीं कहीं पे आपको बृहदत्त मिलेगा, जैसे मगध की स्थापना यहाँ पे बृहदत्त ने की और बृहदत्त का पूरा पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था और इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था और मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था मगध। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। ये भी अगर आपसे पूछता है कि बृहदत्त जो वंश है इसका अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक रिपुंजय था। अब हम बात करेंगे हर्यक वंश, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। सबसे अधिक क्वेश्चन यहीं से बने हैं हर्यक वंश से। हर्यक वंश की बात करेंगे, इसकी स्थापना 544 से 412 ईस्वी पूर्व तक होती है। मतलब हर्यक वंश की जो शुरुआत है 544 से 412 ईसा पूर्व तक रहती है। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की और बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाएगी तो यहाँ पे बिंबिसार को माना जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ना कि बृहदत्त को। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया, अर्थात उस जो बिंबिसार था इसने विवाह नीति को सबसे ज्यादा अपने साम्राज्य विस्तार में उपयोग में लिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी जो कौशल की राजकुमारी थी, इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। दूसरा है उसके दूसरी पत्नी चेलना या चेलना थी, जिसे चेलना लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी के राजा चेटक थे, उनकी बहन थी, सॉरी उनकी पुत्री थी ये। दूसरी पत्नी जो चेलना है ये लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी की बात करेंगे क्षेमा, जो पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी और इन सभी से उसे दहेज के रूप में बहुत सारे क्षेत्र प्राप्त हुए। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया और बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के उपचार के लिए अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि चंड प्रद्योत का जो उपचार है किसके वैद्य ने किया था? यह किसके राजवैद्य के द्वारा चंड प्रद्योत का उपचार किया गया था? तो बिंबिसार के द्वारा चंड प्रद्योत के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा गया था। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु यहाँ से अजातशत्रु को बात करेंगे। अजातशत्रु 492 से 400 ईसा पूर्व तक 460 ईसा पूर्व तक बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना और उसका वास्तविक नाम कुणिक था। अगर इसका वास्तविक नाम कभी आपसे पूछ ले तो याद रखना है कुणिक अजातशत्रु का वास्तविक नाम था।
बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से शुरू हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन अगला है, बाद में अजातशत्रु का जो विवाह है प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से हो गया। जो वजीरा प्रसेनजीत की पुत्री थी और इसकी पुत्री से विवाह हो गया अजातशत्रु का। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति, देखिए बौद्ध संगीतियां 4 हुई है, लेकिन 4 में से कोई एक भी आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है, पहले जो बौद्ध संगीति है ये 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में आयोजित होती है, प्रथम बौद्ध संगीति। सिंघल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। सिंघल अनुश्रुति है, इसके अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र, गंगा, सोन एवं गंडक के संगम पर स्थानांतरित किया था और उदयन के द्वारा ही वह पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने ही अवंती के राजा अवंती वर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया था। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बनता है। कालाशोक मगध का शासक बना और पुराणों में इसे काकवड़ कहा गया है शिशुनाग को। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई थी। पुनः पाटलिपुत्र कालाशोक के समय में मगध की राजधानी हो गई और कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। मतलब 100 साल बाद 483 में होती है और फिर 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में दोबारा से द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के द्वारा करवाया गया और इसने अपनी जो कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई थी। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। ये आप याद रखेंगे। और आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और दोस्तों, आप सभी जो है बिहार स्पेशल की ये जो क्लास चल रही है, इसकी आज प्लेलिस्ट बना देंगे। सभी लोग इस क्लास को जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको सच में सिलेक्शन पाना है तो इस क्लास को आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बिहार स्पेशल की कोई एक ऑथेंटिक बुक जरूर पढ़नी है। तो बिहार स्पेशल में सबसे ऑथेंटिक हमें तो अभी फिलहाल में एजुटेरिया की बुक थी, सबसे ऑथेंटिक है और मतलब बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, बहुत सरल शब्दों में इसकी व्याख्या की गई है। तो एजुटेरिया को जरूर एक बार पढ़िएगा और उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में आपको नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो यहाँ से तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोग क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।